हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आशा करता हूँ हमारी WWW सीरीज में जून के करंट अफेयर्स हमने जो देखे हैं अब तक वो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। और आगे भी आने वाले वीडियो में भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसे ही वीडियोस बनाएं जिससे कि आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारी हम दे सकें और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है उसकी भी आपको हम चीजें बता सकें। तो दोस्तों, आज WWW सीरीज में हम आपके लिए लेके हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स जून 2020 के महीने से। और इसमें हम साथ में ही जानेंगे कुछ नेशनल इवेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2020। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले वीडियो में अपने करंट अफेयर्स की कैटेगराइजेशन करी थी करंट अफेयर्स की इन 12 टॉपिक्स में, तो इसमें से हम आज 8 और 9 वाले कैटेगरीज को देखेंगे, यानी एनवायरनमेंट और नेशनल इवेंट्स के बारे में। अगर आप इनमें से कोई पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज पहले देख लेते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या, वो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, उसके बारे में जानेंगे, उसकी थीम के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे मनाया गया था, उसके बारे में जानेंगे। और फिर 5 इनिशिएटिव्स और बायोडाइवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो लिए हैं उसके बारे में देखेंगे। सालाज़र पिट वाइपर, एक नया स्नेक की जो हमें प्रजाति मिली है, उसके बारे में जानेंगे। और एम्फेन और निसर्गा साइक्लोन जो आए थे इंडिया में, इनके बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड हम स्टैटिक पार्ट में जानेंगे कि इन साइक्लोन्स को नेमिंग कैसे होती है, साइक्लोन होता क्या है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, और कोरोलिस इफेक्ट देखेंगे इसके साथ साथ हम साइक्लोन में। फिर रशियन आर्टिक ऑयल स्पिल के बारे में जानेंगे। रशिया में एक ऑयल स्पिल हो गया है आर्टिक ओशन के अंदर, उसके बारे में जानेंगे और उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी हम देखेंगे। फिर हम नेशनल इवेंट्स पे आएंगे और जानेंगे नई कैपिटल उत्तराखंड की जो कि बनाई गई है उसके बारे में जानेंगे। और असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक वेल में जो एक फायर लगी है जो अभी तक चल रही है, उसको काबू नहीं किया जा सका है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी वो देखेंगे उसके बारे में। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम खेलो इंडिया ई पाठशाला और खेलो इंडिया सेंटर्स के बारे में जानेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने लॉन्च की हैं रिसेंटली। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ थोड़ा सा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में हमने जाना था जब नगर वन योजना जो कि हमने जानी थी, मिशंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो वीडियो थी, जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो उसमें हमने जाना था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को, और ये 1974 से चला आ रहा है। तो इस साल की थीम क्या थी ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो बायोडाइवर्सिटी इस साल की थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। और इसकी टैगलाइन भी मैंने आपको बताई थी कि ये था टाइम फॉर नेचर। ये है इस साल की फोकस एरिया ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस साल की होस्ट कंट्री कौन थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वो इस साल की होस्ट थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। और इसमें इस साल कुछ इवेंट्स हुए हैं जो कि एनवायरनमेंट की तरफ से सिग्नल है कि हमें अब थोड़ा सा चेंज लाना होगा, कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बुश फायर्स हुई थी ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में। फिर हमने देखा था लोकस्ट इन्फेस्टेशंस हुई थी, टिड्डी दल जो आया था ईस्ट अफ्रीका से चल के इंडिया तक पहुंच गया था, तो इसका इम्पैक्ट भी था। फिर कोविड-19, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसकी वजह से जो सारे लिंक्ड हैं, ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड है, इस पर फोकस करना है। तो ये इस साल की थीम थी। और बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसके 2 कंपोनेंट्स है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज। यानी कि पहले तो हम देखेंगे कितनी स्पीशीज हैं, कितने टाइप्स के जानवर हैं, कितने प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उन स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर भी वेरिएबिलिटी हो।
ऑर्गेनिज्म से अंदर। तो वेरिएबिलिटी एंड वैरायटी जो है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो इसको मेंटेन करना है, इसको हाई करना है हमें दोबारा। ये इस साल का फोकस था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। और ह्यूमन एक्शंस, ये हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, एनक्रोचमेंट्स ऑन वाइल्ड हैबिटेट्स, ये सब जो हैं ये सारे इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी पे। तो इस साल की अवेयरनेस जो थी, हमारी फोकस जो था वो था बायोडाइवर्सिटी पे। नेक्स्ट तो हम देखते हैं वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे। तो क्या है ये? वर्ल्ड डे बनाया गया था टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो जो लैंड यूज है उसको कन्वर्ट करके जो डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती जा रही है, वो लैंड जो है जो कि अब तक प्रोडक्टिव थी वो डेजर्ट की फॉर्म में एरिड या सेमी डेरिड कैटेगरी में आ जा रही है, उसकी अवेयरनेस जनरेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 17th ऑफ जून एवरी ईयर बनाया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है ये टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये 1995 में डिक्लेयर किया गया था बाय यूएनजीए रेजोल्यूशन, जब यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को अडॉप्ट किया गया था यूएनजीए द्वारा। तो ये 1995 से चला आ रहा है। और इस साल की इसकी थीम क्या थी? फूड, फीड एंड फाइबर। तो आप इसको F3 से याद कर सकते हैं कि डेजर्टिफिकेशन वाले डे की इस साल की थीम थी F3, फूड, फीड एंड फाइबर। तो ये इस साल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या पर्सनल आप इंपैक्ट ला सकते हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। ठीक, लैंड यूज आप कैसे करें कि आप कम से कम कंट्रीब्यूट करें लैंड की डेजर्टिफिकेशन में। ये है इस साल की थीम। और ये थीम जो थी इसको एक कंपटीशन द्वारा चूज किया गया था, एक कंपटीशन कराया गया था वर्ल्ड स्केल पे, और इसके विनर थे मिस्टर इरफान मिसवारी। ये इंडोनेशिया से थे और ये इन्होंने क्या कहा था कि जो फैशन इंडस्ट्री है, जो कि आपको ऊपर से लगेगा कि ये कैसे डेजर्टिफिकेशन या ड्रॉट में कंट्रीब्यूट करती है, पर जो वाटर ये यूज करती है इंडस्ट्री, इसका इंपैक्ट इन्होंने बताया था इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रोविंस के अंदर। और इसी वजह से ये थीम इनके द्वारा चूज की गई थी और ये इस साल के विनर थे। फूड, फीड एंड फाइबर, इन्होंने दी थी ये थीम। और इस साल का होस्ट कौन था? कोरिया फॉरेस्ट सर्विस। तो ये होस्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का हमने देखा कोलंबिया होस्ट था, तो इस साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के होस्ट थे कोरिया फॉरेस्ट सर्विस। अब थोड़ा यूएनसीसीडी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट से रिलेटेड है। जो मैंने आपको अभी कन्वेंशन बताई जो अडॉप्ट की गई थी यूएनजीए द्वारा, ये वही है। तो इसको देख लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1994 में एस्टैब्लिश की गई थी और ये सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट लिंक्ड टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है। उसको कैसे हमें यूज करना है, लैंड को सस्टेनेबल यूज करना है लैंड का, उसके लिए ये एक लौता इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया ये किससे रिलेटेड है? एरिड लैंड, सेमी एरिड लैंड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया, जिनको कि ड्राई लैंड कहा जाता है, जो कि सबसे वनरेबल इकोसिस्टम है। और यहाँ पे पीपल भी बहुत वनरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई उपजाऊ जमीन ही नहीं है जिसपे वो अपनी इकोनॉमी या लाइवलीहुड बेस कर सकें। तो ऐसे इकोसिस्टम को प्रिवेंट करना और इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना कि और जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट ना हो जाए इस डेजर्ट में या फिर सेमी एरिड एरिया में, उसको प्रिवेंट करना इस कन्वेंशन का मोटिव है और एम है। और इससे हमें क्या अचीव करना है? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल, यानी कि लैंड जो हम डिग्रेड कर रहे हैं अभी क्या है? पॉजिटिव है कि जो हम लैंड खराब कर रहे हैं, जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, सेमी एरिड हो जा रही है या एरिड हो जा रही है, वो अभी ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी हम रिकवर कर पा रहे हैं, जितनी हम ठीक कर पा रहे हैं। तो हमें न्यूट्रल होना है कि जितनी हम यूज कर रहे हैं और जितनी हम रिकवर कर पा रहे हैं वो इक्वल हो जाए, जिससे कि वर्ल्ड में ये जो डेजर्टिफिकेशन है इसको रोका जा सके अंडर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो SDGs जो हैं यूनाइटेड नेशंस के 2030 में जो हमें अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अंडर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल होना है हमें, ये एम है इसका।
और इसके अंदर 197 पार्टीज हैं जो कि किस लिए वर्क करती हैं कि कैसे उन लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करा जाए जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे लाइवलीहुड अर्न करना लैंड से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उन पे फोकस करते हुए और लैंड को और सॉइल प्रोडक्टिविटी को कैसे रिस्टोर करना है और ड्रॉट ना पड़े, ड्रॉट के इफेक्ट्स को कैसे कम करना है हमें, ये सब इस कन्वेंशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो 5 इनिशिएटिव्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर टू लॉन्च 5 की इनिशिएटिव्स जिनको कि कहा गया है 5 इनिशिएटिव्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो अब ये बायोडाइवर्सिटी वाला वही है कि ये जो थीम है इस बारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, उसको ध्यान में रखते हुए ये 5 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, तो ये मिनिस्टर कौन है इसके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे याद करना है। तो इनका नाम आपको अब तक याद हो गया होगा, प्रकाश जावड़ेकर। जैसे कि मैंने बताया प्रकाश मतलब सन की रे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2020 ये मनाया गया था 22 मई को। तो आपको 3 डेट्स याद करनी है। 22 मई को बनाया गया है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, फिर 5 जून को बनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 17 जून को बनाया गया है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो ये 3 डेज हमने याद करने हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हम आज देखे। तो इसकी थीम क्या थी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। जो हमारे समाधान हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वो हमें नेचर में ही मिलेंगे। तो ये थी इसकी थीम। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये एनफोर्स की गई थी 29 दिसंबर 9 जो रियो समिट हुआ था, रियो कन्वेंशन हुआ था, जिसके के अंडर हमने UNFCCC फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था। वही उसी के अंडर एक ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका एम क्या है, टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो मैंने बताया आपको वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज है, उसको कंजर्व करके रखना, उसका सस्टेनेबल यूज करना कि हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना कर जाएं। जैसे हम फिशिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इतनी फिशिंग कर लें कि वेल्स या कुछ एक्सटिंक्ट हो जाए ऐसी कोई स्पीशीज, तो उसका सस्टेनेबल यूज करना, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो हम बायोडाइवर्सिटी से जो हम ले रहे हैं, उसकी स्पीशीज के जो यूज कर रहे हैं, प्लांट्स का जो यूज कर रहे हैं, उसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो सबके लिए इक्विटेबल और फेयरली शेयर करने हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कम्युनिटीज, थ्रू आउट द कंट्रीज, थ्रू आउट द स्टेट्स। तो हर जने को उसका इक्विटेबल बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये 3 इसके एम्स हैं। तो CBD के अंदर क्या है, इससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। तो ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है या नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो ये देख लेते हैं क्या है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये क्या है कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कि 1993 में अडॉप्ट किया गया, उसके अंदर 2 प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल क्या है कि कैसे यूज करना है, क्या रूल्स होंगे उस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंडर, तो ये बनाए गए अंडर कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजिना क्या है, एक कोलंबिया जो है उसके अंदर एक सिटी है जिसका की नाम है कार्टेजिना। कोलंबिया जैसे मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका में कंट्री है, तो उसके अंदर एक सिटी है कार्टेजिना। तो ये वहां होने थे अडॉप्ट, लेकिन ये एक्चुअली में हुए थे मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुए थे एक्सेप्ट ये, पर एक्चुअली में होने थे कार्टेजिना में। तो इसका नाम रख दिया था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो ये रिलेट करते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, तो LMO से ये रिलेटेड है, बायोसेफ्टी से। तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास इतनी अब कैपेबिलिटी आ गई है कि हम जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको मॉडिफाई कर सकते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई करके बनता है उसकी सेफ्टी हो, उसके लिए ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि हम जब ट्रांसफर करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर तो क्या रूल्स होने चाहिए। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर उन रूल्स को डिफाइंड किया गया है। तो ये एक प्रोटोकॉल है अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इस ये रिलेट करती है बायोसेफ्टी ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करेंगे उससे रिलेट करती है।
और ये साइन की गई थी 15 मई 2000 में, तो 2000 में ये साइन की गई थी। अगला इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल एक और है, ये भी पूछा जाता है, नगोया प्रोटोकॉल। ये है, ये क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ये भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, सीबीडी से रिलेटेड है, उसके रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑन एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो हमने जो बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव है सीबीडी का कि कैसे जो हम बायोडाइवर्सिटी का यूज कर रहे हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इक्विटेबली शेयर हों सबके द्वारा, तो उसके लिए ये नगोया प्रोटोकॉल है। ये है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये साइन किया गया था 2010 में। ये नगोया जो है ये भी एक जगह है जापान के अंदर, तो ये वहीं से लिया गया है, इसका नाम नगोया प्रोटोकॉल। और इसके अंदर आईईची टारगेट्स अडॉप्ट किए गए थे नगोया प्रोटोकॉल के अंदर, और ये 2010 में किए गए थे। इसलिए जो आईईची टारगेट्स हैं इसको 2020 में सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी कहा गया है, क्योंकि 10 साल हो रहे हैं इसको 2020 के अंदर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था 22 मई 2020, जो कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे से मनाया जाता है। तो लास्टली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या 5 इनिशिएटिव्स लिए गए थे, नाम देख लेते हैं फटाफट। तो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम ये अनाउंस किया गया अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया गया। यूएनईपी कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसके अंडर इलीगल ट्रैफिकिंग को बचाने के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज की एक प्रोग्राम का अनाउंस किया गया, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, यानी कि सारे जानवर जो हैं वो अपनी चॉइस से माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको ट्रैफिक करके भी लिया जा सकता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इस प्रोग्राम का नाम को। और इंडिया के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अंदर एक कैंपेन शुरू किया गया सेम नाम से, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। तो ये भी अनाउंस किया गया। फिर अगला था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसके अंडर एक वेबिनार सीरीज शुरू की जाएगी एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी के प्रति। तो ये एक वेबिनार सीरीज शुरू की जाएगी। और लास्टली WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक एजेंसी है, नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है वर्ल्ड में, जो कि वर्क करती है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और ये ह्यूमन का इम्पैक्ट कैसे कम किया जाए एनवायरनमेंट में उसके लिए वर्क करती है। तो इसके अंदर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है इस मॉडल के अंदर WWF के मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके अंदर ये यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब आ लेते हैं और फैक्चुअल न्यूज देख लेते हैं। सालाजार पिट वाइपर, तो ये एक नया स्नेक का नाम रखा गया है। तो ये देख लेते हैं ये कहाँ पाया गया और कैसे इसका नाम पड़ा। तो इसका एक्चुअल नाम है ट्राइमेरिसरस सालाजार और सालाजार पिट वाइपर। एक ब्राइट ग्रीन कलर का स्नेक डिस्कवर किया गया है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये मिला है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो सालाजार पिट वाइपर है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में डिस्कवर किया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और इसका नाम रखा गया है JK रॉलिंग की, आपको पता ही होगा, हैरी पॉटर सीरीज है, उसके अंदर सालाजार नाम से था, तो उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। और ये कहाँ गया था? अगर आपको पूछा जाए कि कौन से टाइगर रिजर्व में मिला है या कौन से फॉरेस्ट में मिला है, पकेट टाइगर रिजर्व ये मिला है यहाँ पे। और ये आप देख ही सकते हैं फोटो में क्या है, ग्रीन कलर का है, ब्राइट ग्रीन कलर है इसका, येलो ब्लैक ऑरेंज रेड गोल्ड मार्किंग्स है इसके ऊपर। तो ये है सालाजार पिट वाइपर। अब आ जाते हैं आज के हम फोकस टॉपिक पे, जिसके बारे में हम स्टैटिक पार्ट में भी जाएंगे, आपको कुछ थ्योरी समझाऊंगा मैं इसके बारे में। तो साइक्लोन हिट हुए थे 2 इंडिया में, मुंबई में और उड़ीसा में, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो बुलबुल एक साइक्लोन था, ये नवंबर 2019 में हिट हुआ था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। और अभी रिसेंटली मई में हमने देखा एम्फन नाम का साइक्लोन हिट हुआ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल से, और निसर्गा हुआ महाराष्ट्र और गुजरात में जून 2020 में थ्रू अरेबियन सी। तो ये 2 एम्फन और निसर्गा हिट हुए हैं
अभी रिसेंटली। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे होती है। तो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये मेंटेन करती है एक लिस्ट, रोटेटिंग लिस्ट होती है इसके अंदर, जिसके अंदर की हर ट्रॉपिकल बेसिन, यानी कि हर जो ट्रॉपिकल जो बेसिन है सी का, उसके अंदर एक अलग लिस्ट मेंटेन करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें से ये नाम चूज होता है रोटेटिंग बेसिस पे किसी भी साइक्लोन का, ठीक है। और जो इंडिया वाला ग्रुप है, इंडिया वाला जो ट्रॉपिकल बेसिन है, उसके अंदर ये 13 कंट्रीज हैं जो कि नाम सजेस्ट करती हैं WMO को। तो ये क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड UAE एंड येमेन। तो ये 13 नेशन ग्रुप है जो कि सजेस्ट करता है साइक्लोन्स के नेम, और एक लिस्ट बनाई हुई है WMO ने, उसमें से ये रोटेटिंग बेसिस पे साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं। तो एम्फन जो था वो थाईलैंड ने सजेस्ट करा था इन ईयर 2004, और निसर्गा जो था वो था बांग्लादेश का एक नेम सजेशन था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एम्फन जो है ये कहां से लिया गया? थाईलैंड से, और निसर्ग लिया गया बांग्लादेश से। और इससे रिलेटेड न्यूज, लास्ट ईयर फनी जो है एक नेम आया था बांग्लादेश से। तो एक साइक्लोन जो था इंडिया में हिट हुआ था, वो भी उसका नाम था फनी, तो इसका नाम भी बांग्लादेश से लिया गया था। और कुछ और नेम्स देख लेते हैं। गति, ये एक नेम इंडिया ने सजेस्ट किया हुआ है। निवार, ये ईरान ने किया हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे नेम्स हैं। और एक हुड़हुड़ आपने सुना होगा, ये ओमान ने सजेस्ट किया था। और एक तितली था जो कि पाकिस्तान का सजेशन। तो ऐसी एक लिस्ट है WMO के पास, उसमें से इसको सिलेक्ट किया जाता है। और साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन एक लार्ज जो एयर मास होता है वो रोटेट करती है कॉमन सेंटर के अलोंग, जहाँ जो सेंटर होता है वो बहुत लो प्रेशर एरिया होता है, और एयर जो है वो लो प्रेशर एरिया में आती है हाई प्रेशर से। ये हमेशा रूल है, हाई से लो में ही ट्रेवल करती है एयर। तो जो सेंटर पार्ट होता है साइक्लोन का वो बहुत लो प्रेशर का होता है, और जो एयर्स होती हैं वो इसके अंदर आती हैं हाई प्रेशर से बाहर से, और एयर राइज करती है, और ये एक टोर्नेडो या हरिकेन की तरह होता है जो बहुत ही बड़े एरिया पे होता है ओवर द ओशन, ठीक है। और ये धीरे धीरे लैंडफॉल आता है इसका, यानी कि ये लैंड पे कॉन्टैक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स होती हैं, इनवर्ड मूव करती हैं लो प्रेशर की तरफ, और स्पाइरलिंग अप होती है, यानी कि जो विंड्स होती है घूम घूम के स्पाइरल की फॉर्म में राइज करती है अप इन द एटमॉस्फेयर। और ये साइक्लोन की एक वो है विशेषता कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्यों होता है ये अभी मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। तो ये हमने बताया, मैंने आपको, जैसे ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया है, एयर इसके अंदर मूव करती है बाहर से और राइज करती है और ऊपर जाके डाइवर्जेंस हो जाती है। तो ये होता है साइक्लोन का बेसिक स्ट्रक्चर। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि बताया मैंने आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी साइक्लोन आएगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्यों? ड्यू टू कॉरियलिस इफेक्ट। तो कॉरियलिस इफेक्ट क्या है ये भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए डायरेक्शनल जो है ये इसी वजह से है, कॉरियलिस इफेक्ट की वजह से। और इसकी नेमिंग अलग अलग है, तो सेम फिनोमेना है, उसको अलग अलग देशों में, अलग अलग बेसिन्स में अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। तो अगर ये अटलांटिक ओशन में आएगा, अमेरिका के पास आएगा जो ईस्ट कोस्ट पे, तो इसको बोला जाता है हरिकेन। और सेम अगर ये जापान वाली सी में आएगा, जापान में आएगा तो इसको टाइफून कहा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसको विली विली कहा जाता है, और इंडिया में आता है तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं। एक ही फिनोमिना को अलग अलग नाम से जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे रिलेटेड एक चीज और है कि एक एंटी साइक्लोन भी होता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है? इसमें क्या है, सेंटर जो होता है वो उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा होगा साइक्लोन से। तो सेंटर इसमें एक हाई प्रेशर जोन होगा, और एयर मैंने आपको बताया हाई से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो हाई प्रेशर से सेंटर से एयर बाहर की तरफ मूव करती है एंटी साइक्लोन में, और डायरेक्शन इसकी उल्टी होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर एंटी साइक्लोन आएगा तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसे कि आपको पता है साइक्लोन का मतलब होता है एक टर्बुलेंस होती है एयर की, तो बहुत ज़्यादा वेदर खराब हो जाता है, तूफान सा आता है, साइक्लोन तूफान ही बोलते हैं। तो एंटी साइक्लोन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद काम एंड फाइन वेदर। तो उल्टा है सब इसके अंदर। साइक्लोन मतलब वेदर खराब हो जाएगा, बारिश होगी, और एंटी साइक्लोन मतलब काम एंड फाइन वेदर। अब देखते हैं कॉरियलिस इफेक्ट होता क्या है।
कॉरियोलिस इफेक्ट जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है विंड्स की, विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो क्या होती है वो देखते हैं। तो अर्थ जो है आप इस फिगर में देख सकते हैं मूव करती है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन टू राइट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है अर्थ। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टूवर्ड्स राइट। तो आप ये देख सकते हैं वेस्टर्लीज जो मूव कर रही हैं इनको साउथ से नॉर्थ मूव करना चाहिए एक्चुअली। ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वेस्टर्लीज जो हैं ये वाली, ये अब देख रहे हैं ऐसे मूव कर रही है, ये देखिए ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। एक्चुअली में वेस्टर्लीज को ऐसे मूव करना चाहिए साउथ टू नॉर्थ, और ये मूव करती है इस डायरेक्शन में, टिल्ट हो जाती है टूवर्ड्स राइट। सिमिलरली जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इनको मूव करना चाहिए ऐसे नॉर्थ टू साउथ, पर ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो ये राइट को डिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो एवरी जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो कोई भी विंड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसे, या फिर ये जो सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज हैं ये ऐसे। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये होती है अर्थ की इस मूवमेंट की वजह से, जो कि है वेस्ट टू ईस्ट। ये जो डिफ्लेक्शन है ये होती है अर्थ की मूवमेंट होती है इस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं एयर मासेस। तो इसी वजह से साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव से डोनेट कर दूं तो साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न में क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा चुका हूं कि जो भी एयर सर्कुलेटिंग होती है वो टिल्ट हो जाती है राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में। इसको कहा जाता है कॉरियोलिस इफेक्ट। इस वजह से जो साइक्लोन है उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे, रशियन ऑयल स्पिल इन द आर्कटिक। तो एक ऑयल स्पिल हो गया है रशिया में आर्कटिक ओशन में, वो देख लेते हैं कहाँ हुआ है क्या हुआ है। तो एक सिटी है नोरिलिस्क, ये है बिल्कुल आर्कटिक सर्कल से ऊपर। तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज जो लैटिट्यूड है उससे ऊपर एक सिटी है, उसका नाम है नोरिलिस्क, और ये वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है जो आर्कटिक सर्कल के अंडर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट सिटी है, और ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, तो कितनी ठंड और कैसा मौसम रहता होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे अंदर। तो इस सिटी में एक ऑयल लीक हो गया है, डीजल ऑयल स्पिल हो गया है एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर की वजह से। जो ऑयल स्पिल हुआ है वो एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक के अंदर चला गया है सारा, और उसका डर ये है कि उस लेक से ये चला जाएगा आर्कटिक ओशन के अंदर। तो ये कब शुरू हुआ था 29 मई को, और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। रशिया इसे कंट्रोल नहीं कर पाया है, और ये अभी भी इनको डर है कि बहुत टाइम लग जाएगा, 5 से 6 महीने लग सकते हैं इस ऑयल स्पिल को क्लीन करने में उस एरिया से। तो ये हुआ कैसे था कि एक पावर प्लांट है वहाँ पे जो कि नोरिलिस्क निकल जो एक कंपनी है वो चलाती है, उसके अंदर ये ऑयल लीक हुआ था। उस पावर प्लांट के अंदर जो ऑयल स्टोर कर रखा है इन्होंने पावर प्लांट को चलाने के लिए, उसकी लीकेज की वजह से ये सारा स्पिल हुआ है। आर्कटिक ओशन में जाने का डर है इसका। तो ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की लीडिंग निकल और पैलेडियम प्रोड्यूसर भी है। तो 21,000 टन एक ये ऑयल लीक हुआ है, और ये एक रिवर है अबरनाया रिवर, इसके अंदर चला गया है, और उसके आसपास के जो सॉइल है उसको भी इसने कंटामिनेट कर दिया है। और ये किस लिए हुआ है कि एक टैंक था जहाँ पे ऑयल स्टोर किया जाता था उस कंपनी के अंदर, और एक परमाफ्रॉस्ट जो थी वहाँ पे मेल्ट हो गई। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है मैं बताता हूँ आपको भी। परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो गई और उस वजह से जो टैंक था वो अनस्टेबल हो गया और वो लीक करने लग गया। तो परमाफ्रॉस्ट क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो परमाफ्रॉस्ट क्या है, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है वो इन कोल्ड एरियाज के अंदर जो आर्कटिक सर्कल के पास हैं वहाँ पे ठंड इतनी रहती है, तो कुछ समय जिस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
उस टाइम पे जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो जम जाता है सॉइल के अंदर, और जब गर्मी आती है तो ये सारा मॉइस्चर मेल्ट होना शुरू होता है। तो उस वजह से क्या होता है, रेगुलर जो होता है हर साल ये जमता है और थॉ कर जाता है, यानी मेल्ट कर जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, वो ज़मीन होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं, और घर भी जो होते हैं वो भी अनस्टेबल रहते हैं वहाँ पे। तो और वहाँ पे जब वो घर बनाते हैं तो लकड़ी के बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब वो ड्रिल करते हैं, ये पिलर जो लकड़ी के होते हैं, ये परमाफ्रॉस्ट जो रीजन है, जो सॉइल का अपर सॉइल का रीजन है, उससे डीप इतना ज़्यादा कर देते हैं उस पिलर को घर के, जिससे कि ये परमाफ्रॉस्ट जोन के नीचे चले जाए और उस जोन में चले जाए जहाँ पे जो पार्ट ऑफ द ज़मीन मेल्ट ना हो, उस पार्ट तक इस पिलर्स को ले जाते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ है कि वो मेल्ट हो गई है, और वो टैंक जो था, जो बनाया गया था, वो उस वजह से अनस्टेबल हुआ और लीक हो गया। तो ये है परमाफ्रॉस्ट। इसका बहुत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ये कहा जाता है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी ये स्टोर कर रही है, वर्ल्ड का कार्बन भी ये स्टोर कर रही है। तो अगर ये एनवायरमेंटल चेंज होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ज़्यादा ज़मीन का जो हिस्सा है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो सारी जो कार्बन स्टोर है वो रिलीज़ कर देंगी ये परमाफ्रॉस्ट। इसीलिए आर्कटिक सर्कल भी मेल्ट हो रहा है, हीट हो रहा है, उस वजह से ये और ज़्यादा बड़ा कंसर्न बन गया है वहाँ पे रशिया में। तो ये मेल्ट हुआ, और ये जो सारा था ऑयल एबरनाया रिवर के अंदर चला गया, और ये एक लेक है जो कि लिंक्ड है इस रिवर से, यासीनोर लेक है, इससे रिलेटेड एक रिवर है, और उस ये इनका कंसर्न है कि ये लेक के थ्रू फ्लो करता हुआ चला जाएगा आर्कटिक सर्कल के अंदर, कारा सी के अंदर, जो कि आर्कटिक ओशन का एक पार्ट है। तो ये इनका मेजर कंसर्न है। ये जैसे कि आपको पता है कि ठंड वाला एरिया कौन सा है, वहीं पे ये परमाफ्रॉस्ट ज़्यादा होगी। तो रशिया की 55% टेरिटरी अप्रॉक्सीमेटली जो सर्बिया में है, जो कि एशियन पार्ट ऑफ द रशिया है, उसके अंदर ये परमाफ्रॉस्ट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के कहा जाता है कि ऑयल एंड गैस फील्ड्स भी हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। और ये कनाडा में भी है परमाफ्रॉस्ट रीजन, जो नॉर्दर्न आर्कटिक सर्कल के पास है सारा, उस देशों में ये है परमाफ्रॉस्ट। अब कुछ नेशनल इवेंट्स देख लेते हैं, और जो कि इस जून के महीने में हमें पता होने चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो न्यू कैपिटल ऑफ उत्तराखंड अनाउंस की है। ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में। गैरसेन इज द न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो मैंने आपको मैप में भी दिखाई है, गैरसेन नाम की जगह है, जो कि कहा गया है समर कैपिटल होगी उत्तराखंड की। तो अभी कौन सी कैपिटल है, देहरादून है उत्तराखंड की कैपिटल, जिसको कि कहा जाता है एक टेम्परेरी कैपिटल है। तो ये न्यू जो है कैपिटल, ये समर कैपिटल नाम दिया गया गैरसेन। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या है, गैर प्लस सैन, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका कि गढ़वाली में मतलब होता है, गैर का मतलब एट सम डेप्थ, एंड सेन मतलब प्लेन्स, रोलिंग प्लेन्स। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चामोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसके अंदर लोकेटेड है जगह गैरसेन, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1750 मीटर्स अबव सी लेवल इसका ऑल्टीट्यूड है, और ये 250 किलोमीटर दूर है टेम्परेरी कैपिटल, जिसको कि कहा गया था देहरादून। क्योंकि जब 2000 में बना था उत्तराखंड, तो देहरादून को तब कहा गया था कि टेम्परेरी कैपिटल बनाया जाएगा, तो उसको टेम्परेरी कैपिटल यहाँ कहा गया है। गैरसेन में एक नया विधानसभा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि इसको कहा जाता है, जो मैंने आपको दो अलग अलग कलर से दिखाया है इस मैप के अंदर, डार्क मस्टर्ड कलर और एक लाइट येलो कलर, इसके अंदर जो दो आपको डिविजन्स दिखाई गई हैं, कुमायूं डिवीजन एंड गढ़वाल डिवीजन, तो इसको कहा जाता है ए ब्रिज बिटवीन कुमायूं एंड गढ़वाल। तो ये एक ब्रिज है, दोनों डिविजन्स को कनेक्ट करता है उत्तराखंड की। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, और इसीलिए इसको समर कैपिटल बनाया गया, क्योंकि दोनों डिविजन्स के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड रहे। इसका 2000 से कहा गया था कि इसको परमानेंट कैपिटल बनाना चाहिए हमें गैरसेन को, पर तब उस समय देहरादून को चूज किया गया, क्योंकि वो प्लेन्स में थी और उसका दिल्ली से डिस्टेंस बहुत कम था, तो इसीलिए उसे रखा गया देहरादून को उत्तराखंड की कैपिटल। उसी समय पर यह कहा गया था कि गैरसेन को रखना चाहिए, जाकि दोनों डिविजन्स के लोग सेटिस्फाइड रहे। तो अब जाके ये बनाई गई है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और रिलेटेड फैक्ट्स, चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये बीजेपी के हैं, और ये हैं सीएम। और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट हैं उत्तराखंड से जो पूछे जा सकते हैं। असम फायर, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या न्यूज़ थी। तो एक
फायर हो गई थी वेल के अंदर, जो अभी तक भी कंट्रोल नहीं हो पाई है। ये ऑयल इंडिया जो है उसकी एक बागजान ऑयल फील्ड थी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम, उसके अंदर जो थी ये एक फायर लग गई, आग लग गई, और इसके ये अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम है, डिब्रूगढ़ से भी आगे एक जगह है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर है ये बागजान ऑयल फील्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड की। तो नेचुरल गैस लीक कर रही थी इस ऑयल फील्ड से 27 मई से, और 9 जून को इसमें आग लग गई, और अभी तक इसको बुझाया नहीं जा सका है क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ गई है असम में। तो जो हमने बाहर से एडवाइजर्स मंगाए थे इसको बुझाने के लिए, वो भी काम नहीं कर पाए। और रिसेंटली यहाँ जुलाई में ही एक ब्लास्ट भी हुआ इस फायर के अंदर, जिस वजह से इंजर्ड हो गए थे वो फॉरेन जो इन्वेस्टिगेटर्स जो हमने बुलाए थे, एडवाइजर्स जो हमने बुलाए थे, जो इस ऑयल फील्ड को आग को बुझाने के लिए बुलाए गए थे, वो भी इंजर्ड हो गए थे। तो अभी तक इसको बुझाया नहीं जा चुका, और ये इतनी बड़ी है कि इसको 30 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। 9000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया और रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। और ये नेशनल पार्क है जो कि बहुत पास है इसका, आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाले मैप में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, इसके पास है ये बहुत, तो इसलिए इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स हमारे जुड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली सेंसिटिव इशू ये बन गया है। और ये भी कहा गया कि इसको बनाने के लिए, इस ऑयल फील्ड से गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स को ट्वीक किया गया था, बहुत ज़्यादा रूल्स से छेड़खानी की गई थी इस ऑयल फील्ड के अप्रूवल के लिए, और एक पाइपलाइन भी बिछाई गई थी, उसके लिए भी कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा रूल्स को ट्वीक करके इसका अप्रूवल दिया गया था। और इससे रिलेटेड फैक्ट, सीएम कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल, ये भी बीजेपी के हैं। अगला, विशाखापट्टनम गैस लीक। तो विशाखापट्टनम में एक कंपनी के अंदर गैस लीक हो गई थी, उसमें 9 लोग मर गए थे और हजारों लोग सफर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। तो ये क्या है, ये न्यूज देख लेते हैं। एलजी पॉलीमर्स, जो कि साउथ कोरियन एक कंपनी है एलजी, जिसके कि आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आप इसके बहुत प्रोडक्ट्स यूज भी करते होंगे, तो उसी की एक सब्सिडरी है ये एलजी पॉलीमर्स, जो कि प्लास्टिक मेकिंग प्लांट था, उसके अंदर ये गैस लीक हुई, 9 लोग मारे गए और हजारों लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पे जूझ रहे हैं। तो कौन सी गैस लीक हुई थी वो जान लेते हैं। स्टाइरिन है गैस का नाम। तो स्टाइरिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टाइरिन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या यूज़ की जाती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड। तो गैस कौन सी है? स्टाइरिन। और ये होती क्या है? एक फ्लेमेबल लिक्विड है। फ्लेमेबल, इसमें आग लग सकती है बहुत आसानी से। और ये यूज़ कहाँ होती है, इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। पॉलिस्टीरीन प्लास्टिक बनाने के लिए, फाइबर ग्लास बनाने के लिए यूज़ होती है, रबड़ बनाने में यूज़ होती है और लेटेक्स के अंदर यूज़ की जाती है इसको। तो इसके यूजेस ये हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये कहाँ मिलती है? व्हीकल के एग्जॉस्ट में होती है, सिगरेट की स्मोक में होती है और कुछ फ्रूट्स में भी मिलती है, नेचुरल फ्रूट्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर हो जाए तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आंखों में इरिटेशन हो सकती है, नाक में इरिटेशन हो सकती है, पेट में इश्यूज आ सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से हो सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म हो जाए और ज़्यादा आपको एक्सपोजर हो जाए इससे, तो क्या हो सकता है? ये आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़, जगन्नाथ यात्रा। अब ये भी न्यूज़ में रही रिसेंटली, देख लेते हैं क्यों रही और इसके बारे में जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को जगन्नाथ यात्रा को करने से मना कर दिया, इस पर बैन लगा दिया, फाइटिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि कोविड की वजह से इतनी मास गैदरिंग होगी तो ये दिक्कत क्रिएट करेगी, हेल्थ ज़ार्ड हो जाएगा क्रिएट, उसके लिए इस पर बैन लगा दिया 18 जून को। फिर क्या हुआ, इस पर 18 रिव्यू पिटीशंस लगाई गई एनजीओज द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, और सीजीआई ने अपने पिछले ऑर्डर जो 18 जून को था उसको रिवर्स कर दिया और इस अलाउ कर दिया जगन्नाथ यात्रा को होने के लिए। बट इसमें कंडीशंस कुछ लगा दी कोर्ट ने कि 500 लोगों से ज़्यादा इसमें नहीं आप अलाउ करेंगे, और पूरी जहाँ पे की ये होती है सिर्फ वहीं पे अलाउ की जाएगी, और बाकी किसी उड़ीसा के सिटी या टाउन में जो और सिमिलर यात्राएं होती हैं वो नहीं होंगी, सिर्फ आप पुरी में कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी चली आ रही है प्रथा, इसलिए सिर्फ कोर्ट ने इसे अलाउ करा। और ये कहा गया कि जब ये यात्रा होगी सिर्फ 500 लोग अलाउड होंगे और बाकी पुरी में कर्फ्यू इम्पोज करना होगा। और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस थी, इन 500 लोगों को कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, ये भी कोर्ट ने बताया। तो ये यात्रा क्या है, ये हर साल होती है। इसके अंदर बड़े बड़े चैरिट्स जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनको पुल करते हैं लोग
और ये कौन कौन से गॉड के हैं, लॉर्ड जगन्नाथ और उनके जो भाई थे बलराम और गॉडेस सुभद्रा, ये तीनों के ये रथ होते हैं जिनको खींचा जाता है लोगों द्वारा, और ये कहा जाता है कि अपनी आंट से मिलने जा रहे हैं और एक हफ्ते बाद इनको वापस जगन्नाथ जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी जिसे कहा जाता है वहाँ पे इन्हें वापस लाया जाता है। तो ये है जगन्नाथ रथ यात्रा जिसको कि अलाउ कर दिया था बाद में। अब एक और न्यूज़ है, एक ओल्ड टेम्पल मिला है महानदी रिवर के अंदर, एक 500 ईयर ओल्ड टेम्पल मिला है महानदी रिवर के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के अंदर मिला, महानदी रिवर के अंदर, और कहाँ मिला, नयागढ़ उड़ीसा के अंदर एक जगह है वहाँ पे ये मिला। और ये सबमर्ज हो गया था 1933 के फ्लड्स में, और अब दिखाया ये उसके बाद। और इस टेम्पल की डाइटी कौन है मेन, लॉर्ड गोपीनाथ एन अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु जी के अवतार हैं ये लॉर्ड गोपीनाथ। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मिला, महानदी रिवर में मिला, नयागढ़ उड़ीसा में मिला, लॉर्ड गोपीनाथ इसके अब हैं वो प्रिंसिपल डाइटी हैं या मेन डाइटी हैं। अब लास्ट 2 न्यूज़ देख लेते हैं आज की खेलो इंडिया से रिलेटेड। खेलो इंडिया ई पाठशाला, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन ओपन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करा है ग्रास रूट लेवल एथलीट्स के लिए। तो ओपन ऑनलाइन कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन है ये, सब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन, ग्रास रूट लेवल एथलीट्स। और इसको लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसके अंदर 21 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं, एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ऐसे 21 स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये ई लर्निंग प्रोग्राम है जिसके अंदर की एमिनेंट एथलीट जो कि प्रूव कर चुके हैं अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे, वो ऑनलाइन आपको बताएंगे, अपने स्किल्स के बारे में बताएंगे और यंग एथलीट्स को मोटिवेट करेंगे और उनकी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए उनको एजुकेट करेंगे। तो ये है खेलो इंडिया ई पाठशाला। तो आप नाम से भी देख सकते हैं, ई मतलब ऑनलाइन और पाठशाला मतलब जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, स्कूल यानी कि। तो ये ई स्कूल है खेलो इंडिया का। लास्ट न्यूज़ आज की, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया सेंटर्स लॉन्च किए हैं, कुछ 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स लॉन्च करेगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिसमें कि पास्ट चैंपियंस जो हैं उनको एंगेज किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स की। तो जो पास्ट के चैंपियंस हैं वो ट्रेन करेंगे इन सेंटर्स के अंदर, जो कि यंग बडिंग जो टैलेंट है हमारा। और इसके अंदर क्या होगा, एक सेंटर को रन करेंगे एक पास्ट चैंपियन या फिर उसके अंदर उनको कोच रखा जाएगा पास्ट चैंपियन को। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा, और सेकंड फ़ायदा क्या होगा, एक तो यंगस्टर सीखेंगे चैंपियंस से, और चैंपियंस को एक लाइवलीहुड का जरिया मिल जाएगा जो कि उनकी इनकम भी बूस्ट करेगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, यंग एथलीट्स को भी और जो एग्जिस्टिंग चैंपियंस हैं हमारे उनको भी। और यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन है, श्री किरण रिजिजू जी, ये आप जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट के हैं, अरुणाचल से आते हैं ये। तो ये हैं यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इसके अंदर 14 स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया गया है फॉर एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में हमें परफॉर्मेंस अच्छी हो उसके लिए ये इसका मेन मोटिव है ये सेंटर्स खोलने का। तो इनमें 14 स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, ऐसे ही 14 स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का एनवायरनमेंट एंड नेशनल इवेंट्स पे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले ऐसी और करंट अफेयर्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, करंट अफेयर्स के जून के एडिशन में लास्ट वीडियो होगी वो, और उसमें हम जानेंगे कुछ प्राइजेज एंड अवार्ड्स के बारे में जो कि दिए गए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स जानेंगे जो कि रिलीज की गई थी मंथ ऑफ जून के अंदर। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।